प्रिय छात्रों, वर्ग दसम विषय गणित एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग 140 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो इसे करने के पहले जो विभाज्यता का नियम है 2 से 3 से 4 से 5 से या तो जो भी हो उसको आप भली भांति पहले से ही जान रहे हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट उस विभाज्यता के नियम के ही प्रोसेस से यानी उसी की सहायता से हम लोग इसको हल करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड में करना है तो 140 का करेंगे। तो 140 का सबसे पहले छोटी संख्या से इसमें भाग देना है, नहीं विभाज्य करना है। तो यदि शून्य हो तो 2 से विभाज्य होगी यह संख्या। 7 दूनी 14, उसके बाद फिर 2 से हो जाएगा। 35 दूनी 70, फिर 5 से विभाज्य होगा यह, 5 सत्ते 35 और 7 अभाज्य है तो 7 एकाही 7 यानी 140 का हो गया अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1, यानी कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7 और 1 लिखें या ना लिखें कोई अंतर नहीं है, यही हो गया आपका आंसर। उसके बाद इसी का दूसरा प्रश्न है 156। तो यह अंत में 6 है यानी कि सम संख्या है तो 2 से विभाज्य यह भी हो जाएगा। तो 2 सती 14 और 16 हो गया तो 2 अठी 16, फिर यह 2 से विभाज्य होगा तो 2 तिया 6 और 9 दूनी 18, फिर यह 3 से विभाज्य होगा 3 एकाही 3, 3 तिया 9, उसके बाद 13 अभाज्य है यह 1 से हो जाएगा। यानी 156 का आ गया अभाज्य संख्या यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 2 3 और 13। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बार 2 आया है तो 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13, यही आंसर हो गया। उसके बाद यह तीसरा नंबर है 3825 है, इसे भी उसी प्रकार से करना है। तो अंत में 5 है तो यह 5 से विभाजित हो सकती है, लेकिन सबसे पहले छोटी संख्या से विभाज्य करेंगे तो संभवतः 3 से भी हो जानी चाहिए विभाज्य। 3825 3 से तो 12 तिया 36, उसके बाद 22 3 सती 21, उसके बाद 3 पचे 15, फिर यह 3 से विभाज्य होगा तो 3 चौक 12, उसके बाद 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, फिर यह 5 से विभाज्य होगा। 5 से विभाज्य करेंगे तो 5 अठे 40 और फिर पचे 25, फिर यह 5 से विभाज्य होगा 17 पचे 85 और 17 फिर 17 एकाही 17, यानी कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, अर्थात इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 गुना 17, यही आंसर हो गया। उसके बाद इसका चौथा नंबर प्रॉब्लम है, यहाँ पे बना लेते हैं 5005। तो 5005 को 5 से विभाज्य करेंगे, 5 एकाही 5, 5 एकाही 5, फिर 1001 है यह विभाज्य हो जाएगा
7 से, तो 7 एका ही 7, उसके बाद 7 चौक 28 और फिर हो गया 7 तिया 21 यानी 143। फिर यह 11 से विभाज्य होगा, 11 एका ही 11, 11 तिया 33। फिर यह 13 से विभाज्य होगा, 13 एका ही 13 यानी कि इसका 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही इसका आंसर हो गया। 5वां प्रश्न 7429 है। यह 7429 17 से यह विभाजित होगा और 437 बार में। फिर यह 19 से विभाजित होगा और यह 23 बार में, और यह 23 फिर अभाज्य संख्या है, एक बार में विभाजित होगा, यानी कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुना 19 गुना 23, यही इसका आंसर हो गया। इसके बाद इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 2 है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। और यह सूत्र दो संख्याओं पर ही लागू होती है। यदि 3 संख्या होगी तो वहाँ पे यह सूत्र लागू नहीं होती, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल लोसो और मोसो के बराबर होता है। तो ध्यान रहे कि 2 से अधिक संख्या जब होगी तो यह सूत्र लागू नहीं की जाएगी। 2 नंबर प्रश्न है और संख्या दी हुई है 26 और 91। तो सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड के लिए सेम उसी प्रोसेस को अपनाएंगे। दो से इसमें विभाज्य करेंगे, 13 दूनी 26, फिर 13 एका ही 13। उसके बाद 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 91 का 7 से देंगे, 63 91, फिर 13 एका ही 13 यानी कि 26 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 1 गुना 2 गुना 13। इसी प्रकार से 91 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 7 गुना 13। अब हमें यहाँ पे एचसीएफ निकालनी है। तो एचसीएफ के लिए ध्यान रखनी है, यहाँ पे कुछ एक रूल यहाँ पे यानी कि उसका नियम कि एचसीएफ निकालेंगे तो वैसी स्थिति में दोनों में यानी दोनों संख्या में उभयनिष्ठ यानी कि दोनों संख्या का अर्थ हुआ कि गुणनफल, दोनों संख्या के गुणनफल अभाज्य गुणनफल में उभयनिष्ठ लेना है, यानी कि दोनों में क्या क्या मिल रहा है, दोनों में क्या समान है, उसी को लेके चलेंगे। और एलसीएम में सभी संख्या को लेनी है परंतु रिपीट नहीं होना, यानी कि दोहराना नहीं है, दोहराना नहीं है। तो नॉर्मली इसी फॉर्मूला की यानी कि इसी रूल की सहायता से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालनी है, यानी कि दोनों संख्या जो गुणनफल हुआ उसमें उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ 1 1 है दोनों में, यानी कि दोनों में इसमें भी 1 है, यानी 26 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ उसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। उसके बाद यहाँ भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो यह उभयनिष्ठ हुआ। इसलिए
HCF इक्वल टू 1 गुना 13, यानी कि 13 यह हो गया आंसर। फिर एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में 1 2 13, 1 गुना 2 गुना 13। अब इसमें देखेंगे 1 7 13 में, तो 1 तो आ चुका है, दोहराना नहीं है। 7 नहीं आया है, तो 7 यहाँ पे गुना लिखेंगे, 13 13 तो आ चुका है। अब इसका गुणनफल 13 दूनी 26 और 26 सते 182, यही हो गया एलसीएम। अब इसकी जांच हमें करनी है, तो जांच के लिए इस फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मोसो गुना लोसो। तो पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या 91 है, और महत्तम समावर्तक यहाँ पे निकाले हैं 13 है, और लोसो लघुत्तम समापवर्तीय 182 है। तो 26 और 91 का जब गुना करेंगे तो 2366 होगा, और फिर 13 और 182 का गुना करेंगे तो 2366 ही प्राप्त होगा। तो स्पष्ट है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, प्रमाणित। अब प्रश्न संख्या 2 का ही दूसरा हिसाब है, 510 और 92। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले यह 2 से विभाजित होगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर यह 5 से विभाजित होगा, 5 25, 5 एकाही 5। फिर यह 3 से विभाजित होगा, 17 तिया 51। फिर 17 एकाही 17। 92 का अभाज्य गुणनखंड भी निकाल लेते हैं। दो से विभाज्य होगा, 46 दूनी 92। फिर 2 से विभाजित होगा, 23 दूनी 46। फिर यह 23 से विभाजित होगा, 23 एकाही 23। यानी स्पष्ट हो चुका है कि 510 का अभाज्य गुणनखंड यह हो गया 2 गुना 5 गुना, यहाँ पे सबसे पहले 3 लिख दें छोटा से, फिर 5 गुना 17, और 1 को आगे लिखेंगे। फिर 92 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 1 तो लिखना ही है, फिर 2 गुना 2 गुना 23, इसे लिख लेंगे 1 गुना 2 पर पावर 2 गुना 23। अब हमें निकालना है क्या, HCF, यानी कि मोसो। तो मोसो के लिए इसमें इस पार्ट को देखिए और इस पार्ट को देखिए कि 1 और 1 उभयनिष्ठ है, दोनों में समान होना चाहिए, मिलना चाहिए, तो 1 लिख देंगे। उसके बाद 2 और 2 उभयनिष्ठ है, तो सबसे छोटे घात वाले को लेंगे, तो 2 पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको लेंगे। इसके बाद और कोई अंक मिल रहा है क्या, 3 5 17 और 23 है, तो नहीं मिल रहा है, इसलिए यही हो गया 2 गुना 1 बराबर 2, यही हो गया आंसर। फिर एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्ती। तो इसके लिए इस यानी 510 का जो अभाज्य गुणनखंड है इसको पूरे लिख देंगे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17,
और 92 का 1 गुना 2 पर पावर 2 गुना 23 है, तो 1 तो आ चुका है, नहीं लिखेंगे, लेकिन 2 पर पावर 2 है, जो हाईएस्ट पावर है उसको लिखना है, तो यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद 23 नहीं आया है, तो 23 यहाँ पर लिखेंगे। अब इन अंकों का गुणनफल करने पे, यानी कि गुणा करने के बाद हमें प्राप्त होता है 23,460 आंसर। अब जांच करनी है, तो जांच के लिए फिर उसी सूत्र को लिखेंगे। क्या लिखना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मोशो गुना लोसो, यानी इस सूत्र की सहायता लेंगे। तो पहली संख्या 510 है यहाँ से, और यह दूसरी संख्या है 510 गुना 92, फिर मोसो इसका निकला हुआ है 2, और लोसो है 23,460। अब 510 गुना 92, इसे गुना करने के बाद प्राप्त होगा 46,920, और फिर इसको गुना करेंगे तो यह होगा 46,920। आप गुना करके देख लेंगे स्पष्टतः। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, प्रमाणित। इसी प्रकार से इसी का तीसरा प्रॉब्लम है 336 और 54। 336 और 54, चलिए इसे भी सोल्व करते हैं। प्रोसेस तो आप समझ ही गए हैं। 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो 336 का कीजिएगा तो 2 से यह विभाजित होगा, 2 एका ही 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, फिर यह 2 से विभाजित होगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से होगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर यह 2 से 21 दूनी 42, फिर यह होगा 3 सती 21 और 7 एका ही 7। उसके बाद 54 का भी कर लेते हैं यहीं पे। तो 2 से यह विभाजित होगा, 27 दूनी 54, फिर 3 से 3 नमा 27, फिर 3 से 3 तिया 9, और यह 3 एका ही 3। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो कितना 2 है यहाँ पे देखिए, इस स्थान पे 1 2 3 4, 4 2 है, तो इसको लिख देंगे 2 पर पावर 4, एक आगे तो लिखेंगे जरूर ही, गुना 3 गुना 7। उसके बाद 54 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 1 गुना 2 सिर्फ अकेले है, यानी अकेले है 2, और 3 1 2 3 है, 3 पर पावर 3। अब हमें इसका HCF ज्ञात करना है। तो HCF के लिए दोनों में क्या क्या उभयनिष्ठ है, तो 1 तो है ही, इसके बाद 2 है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, लेकिन न्यूनतम घात लेनी है यहाँ पे। तो 2 पर पावर 1 यानी कि 2 ही है, फिर 3 और 3 है, तो 3 का न्यूनतम घात 3 पर पावर 1, इसको गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, यही हो गया आंसर। और एलसीएम लोसो, तो इस सभी को लिखना है 1 गुना 2 पर पावर 4 गुना 3 गुना 7। 1 तो आ चुका है, इसको नहीं रिपीट करेंगे। फिर 2 भी आ चुका है, 2 पर 4 ले लिए तो इसी में शामिल है। फिर 3 पर पावर 3 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट घात को लेना है, 3 पर पावर 3। इसे आप गुना कर देंगे, यही हो जाएगा एलसीएम।
इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। अब 3 संख्या दी हुई है, इसका HCF और LCM ही ज्ञात करेंगे। यहाँ पे जांचने की आवश्यकता नहीं है और इसमें जांच भी नहीं होगी क्योंकि 3 संख्या के लिए वह सूत्र लागू नहीं है। तो पहला प्रॉब्लम है 12, 15 और 21। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड, चलिए डायरेक्ट इसको लिखते हैं। 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो चुका है। फिर 15 का करेंगे। 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 1 गुना 3 गुना 5, 5 तिया 15। फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 3 गुना 7 और निकालना है क्या, HCF अर्थात मोसो ज्ञात करना है। तो तीनों में क्या उभयनिष्ठ है, एक तो है ही, देख सकते हैं। उसके बाद 3 है क्या, हाँ 3 भी है। इस तरह से लेंगे, यहाँ पे देखिए तीनों में है तो यह 3 हो गया। इसके अलावा नहीं है कोई उभयनिष्ठ, तो 3 गुना 1 3, यही हो गया आंसर। फिर LCM ज्ञात करना है, यानी कि लोसो। तो इसको पूरे लिख दीजिए आप। 1 गुना 2 गुना 2 है, यानी 2 गुना 2 का अर्थ हुआ 2 पर पावर 2। फिर 3, अब इसमें देखेंगे 1 तो ले चुके हैं, 3 नहीं आया, हाँ 3 आ चुका है, 5 नहीं आया है तो 5 लिखेंगे। फिर इसमें चलिए नीचे वाले में 21 का जो अभाज्य गुणनखंड है, 1 तो आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 7 नहीं आया है तो यहाँ पर फिर 7 लिख देंगे। और इसे आप जब गुना करेंगे तो 7 पचे 35, 3 चौक 3, 2 दूनी 4 तिया 12 और 7 पचे 35, यह हो गया 420, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर इसी का दूसरा नंबर प्रॉब्लम है। 17, 23 और 29। तो यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में है ही, यह इसे यानी 17 अभाज्य ही है, इसका गुणनखंड आगे नहीं कर सकते हैं। 23 भी अभाज्य है, 29 भी अभाज्य है। तो इसके लिए एक रूल याद रखना है, यानी कि इसका जो नियम है उसे याद रखेंगे। और वह इस प्रकार से याद रखेंगे कि अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है, यानी 1 होता है, तथा LCM उन संख्या का गुणनफल होता है। बस आपका हिसाब सोल्व हो गया। अब क्या करेंगे कि 17 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है। तो इसका यदि हम HCF निकालेंगे तो 1 होगा इस रूल के आधार पे। और LCM तीनों संख्या यानी इसका, इसका और इसका गुणनफल हो जाएगा। 17 गुना 23 गुना 29, और गुना करने के बाद जो प्राप्त हो जाए, तो इसे गुना करने के बाद आपको मिलेगा 11,339, यही आंसर हो जाएगा।
इसके बाद आगे है इसका तीसरा नंबर प्रॉब्लम, जिसे भी हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। 8, 9 और 25। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 1 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि यह हो गया 1 गुना 2 पर पावर 3। फिर 9 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 1 गुना 3 गुना 3, यानी कि इसको लिखेंगे 1 गुना 3 पर पावर 2। फिर 25 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो 1 गुना 5 गुना 5, 5 25, यानी 1 गुना 5 पर पावर 2। अब HCF ज्ञात करेंगे। चलिए, तीनों संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ उसमें 1 मिल रहा है, तो 1 गुना, फिर और कोई मिल रहा है क्या? 2 3 5 है, डिफरेंस है, तो अब तो कुछ नहीं होगा, तो इसका सीधे लिख सकते हैं HCF बराबर 1। यही आंसर हो गया। एलसीएम के लिए क्या करना है? इस संख्या को पूरे लिखेंगे, 1 गुना 2 पर पावर 3 गुना 1 तो आ चुका इसमें। अब चलिए 9 का जो अभाज्य गुणनखंड आया, तो 1 तो आ चुका है, 3 पर पावर 2, 3 नहीं आया तो इसको लिखेंगे 3 पर पावर 2। उसके बाद इसमें चलिए 1 तो आ चुका है, 5 पर पावर 2 नहीं आया तो इसको लिख देंगे। यही हो गया एलसीएम। इसे गुना कर लीजिएगा, जिस प्रकार से आंसर हो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आगे है प्रश्न संख्या 4, जो कि इस दिया हुआ है किताब में। HCF 306 और 657 का दिया हुआ है 9, तो एलसीएम 306 657 का ज्ञात करना है। बहुत सिंपल हिसाब है। इसे ज्ञात करने के लिए उसी सूत्र की सहायता लेंगे, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मोसो गुना लोसो। यह प्रॉब्लम नंबर आपका 4 है। तो पहली संख्या दी हुई है 306, दूसरी संख्या 657 और इसका HCF दिया हुआ है, यानी कि मोसो, यह है 9। तो ज्ञात करना है हमें लोसो, उसी संख्या का लोसो ज्ञात करना है। तो सूत्र है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मोसो गुना लोसो। तो पहली संख्या कितनी है? 306, यहाँ पे पुट कर देंगे। दूसरी संख्या है 657 और मोसो दिया हुआ है 9, और हमें ज्ञात करना है लोसो। अब 9 को बराबर के लेफ्ट हैंड में लेंगे, तो 306 गुना 657 बटे 9, गुना में है तो भाग में हो जाएगा, बच गया लोसो। इसलिए लोसो बराबर, इसको कटाइए, कटेगा 9, 306 9 से कटेगा यह 34 बार में। अब हो गया 34 और 657, इसको जब गुना कीजिएगा तो 22,338 प्राप्त होगा, जो कि आपका आंसर है। अब प्रश्न संख्या 5 है। जांच करने के लिए इसमें कहा जा रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग यह प्रॉब्लम है। इसे हम लोग बहुत आसानी से और सुगम तरीके से समझ लेंगे। 5 नंबर प्रश्न, तो इसमें दिया हुआ है कि प्राकृतिक संख्या n, तो प्राकृतिक संख्या तो आप समझ ही रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7,
और कह रहा है कि 6 पर पावर n, यानी कि उस पे यदि n का मान प्राकृतिक संख्या रखते हैं तो सॉल्यूशन करने के बाद क्या वह शून्य पर समाप्त होती है। तो चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं ऐसा कि शून्य पर समाप्त होने का अर्थ क्या है। यानी कि शून्य पर समाप्त होने का अर्थ है कि वह जो संख्या होगी इस प्रकार से हो सकती है 10 या तो फिर 20 हो सकती है वह संख्या, या तो फिर वह 200 हो सकती है, या तो फिर 560 हो सकती है, कुछ भी ले सकते हैं इसमें। तो अब यदि 10 की चर्चा करते हैं तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 और 5 इसका गुणनखंड हो रहा है। अब 20 का गुणनखंड करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग हिसाब को तुरंत बना लेंगे। 20 का यदि गुणनखंड करते हैं तो 2 दूनी 4 पंचे 20, क्लियर है। चलिए 200 का गुणनखंड करते हैं तो यह हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया, 8 पंचे 40 पंचे 200, ठीक है। चलिए 560 का भी कर लेते हैं। तो 560 का यदि करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 8 सत्ती 56, क्लियर है। तो अब इसमें क्या देख रहे हैं, कुछ यहाँ पे आप लॉजिक लगाइए, तार्किक। देखिए 10 का किए तो 2 और 5 आया, 20 का किए तो 2 5 इसमें भी आया, यानी कि कम से कम 2 5 तो जरूर आया। अधिक कितनों बार आए उससे मतलब नहीं है। 200 का किए तो देखिए 2 5 इसमें भी आ रहा है। 560 का किए तो 2 5 इसमें भी आ रहा है। तो इसका अर्थ है कि 6 पर पावर n, चलिए अब हिसाब में आते हैं। 6 पर पावर n, तो 6 इसका खंड करते हैं, 3 दूनी 6, इस पर n हो गया, तो 3 पर n गुना 2 पर पावर n, यानी कि 6 का जब खंड किए हम, 6 का गुणनखंड करने पर 3 और 2 आता है। तो 3 और 2 आ गया, लेकिन यहाँ बताया जा गया है, यानी कि बताया जा रहा है कि वैसी संख्या, इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यदि वह संख्या, यानी जिसका खंड किए, यदि वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 गुना 5, कम से कम 2 गुना 5 के रूप का होता है, तभी अंत में शून्य आता है। और यदि इस रूप का नहीं होगा तो उसके अंत में शून्य नहीं आएगा। तो यहाँ पे स्पष्ट हो चुका है कि 3 और 2 है, तो 2 तो आया है, 5 तो नहीं आया है ना। तो क्या लिखेंगे, 6 का गुणनखंड करने पर 3 और 2 आता है, आता है 6 पर पावर n के अंत में शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्लियर है। उसके बाद 6 नंबर प्रॉब्लम है इसका, व्याख्या कीजिए कि यानी इतना और इतना भाज्य संख्याएं हैं, क्यों है, यानी कि भाज्य संख्याएं क्यों है, इसकी व्याख्या करनी है, यानी इसकी जांच करनी है हमें। तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। यह प्रॉब्लम नंबर 6 है, और सबसे पहले इसे समझने के लिए, यानी इस हिसाब को बनाने से पहले कुछ अन्य बातों को समझते हैं, और वह यह है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या,
तो भाज्य संख्या की क्या परिभाषा है? इसकी परिभाषा यही है कि वैसी संख्या, चलिए उतना लिखना जरूरी नहीं है, हम यहाँ पे बोल करके ही समझा देते हैं। वैसी संख्या जो अपने से खुद या तो फिर एक या अन्य दूसरी संख्या से इसमें विभाज्य हो, यानी कि उसमें पूरी भाग लग जाए, तो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे 2 हो गया, 4, उसके बाद 6, फिर 9 इत्यादि इसमें होगा। और अभाज्य संख्या में कि वैसी संख्याएं जिसमें स्वयं और सिर्फ एक से भाग लगे, अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 3, 7, 11, तो यह ऐसी संख्या है कि यदि इसमें भाग देंगे तो सिर्फ 3 से, यदि 3 में हम 3 से भाग दें तो 3 से ही लगेगा, यानी यह अपना खुद का अंक हुआ। या तो फिर 3 में हम 1 से भाग देंगे तो 3 1 से 3 बार खाएगा, पूरा लगता है। तो यह हो गया अभाज्य संख्या और यह हो गया भाज्य संख्या। तो इसमें देखिए 4 है, तो 4 में हम 2 से भी भाग दे सकते हैं। उसके बाद 4 में हम 1 से भी भाग दे सकते हैं, या तो फिर 4 में 4 से भी भाग दे सकते हैं। तो क्या हो गया कि खुद की संख्या, उसके बाद 1, फिर अन्य संख्या से भी इसमें भाग लगती है, लेकिन अभाज्य में नहीं लगती है। अब इसका और थोड़ा सा क्लियरेंस करते हैं, अब हिसाब की ओर बढ़ेंगे। 4 का हम गुणनखंड करते हैं, तो 1 गुना 2 गुना 2, 3 अंक यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। चलिए 6 का करते हैं, तो 6 का यदि करते हैं तो 1 गुना 2 गुना 3, इसमें भी 3 अंक प्राप्त हो रहा है। अब इसमें कीजिए 3 का गुणनखंड, तो 1 गुना 3 7 का कीजिए, 1 गुना 7 11 का कीजिए, 1 गुना 11, यानी इसका अर्थ हुआ कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड सिर्फ 2 ही पार्ट में होता है। क्लियर है? अब चलिए हिसाब पे, अब समझ में आ जाएगा। पहला प्रॉब्लम है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, यही है ना। अब इसमें क्या करेंगे, 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी, 13 कॉमन निकाल लेते हैं, तो बच गया 7 गुना 11 प्लस 1, 13 गुना 11 सत्ते 77, 77 1 78, कुछ नहीं तो 1 तो गुना कर सकते हैं। अब इसको देखिए, यह 3 पार्ट में हो चुका है, 1 2 3, तो यह कौन सी संख्या हो गई? हम लोग देखे थे कि यदि 3 पार्ट में हो 1 2 3, तो यह भाज्य संख्या होती है। इसको क्या कहेंगे, कौन सी संख्या? भाज्य संख्या होगी। क्यों का आंसर मिल गया, क्यों का जवाब मिल गया। अब दूसरा इसी का प्रॉब्लम है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और जोड़ 5 है। तो इसे भी उसी प्रकार से करेंगे, 5 है, यहाँ भी 5 है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। बच गया अंदर में 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 अब प्लस यहाँ पे कॉमन के रूप में गया है, तो 1 बचेगा। 5 गुना, अब इसको यदि आप गुना कीजिएगा तो 1008 प्लस 1, 5 गुना 1009, कुछ नहीं तो 1 से गुना कर सकते हैं। तो यह भी तो 3 पार्ट हुआ गुणनखंड, 1 2 3, तो यह भी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या होगी। यही हो गया एक्सप्लेनेशन इसका। अब इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है 7 नंबर का। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं।
मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि यह पूछा जा रहा है कि कम से कम जब चक्कर लगाएगा तो कम से कम कितनी दूरी पर यानी कितने समय पे वह पुनः मिलेंगे। तो यह 7 नंबर प्रॉब्लम है। तो कम से कम के लिए इसको याद रखिएगा रूल में कि यदि कम से कम यानी मिनिमम टाइम मिनिमम डिस्टेंस जो भी हो, तो कम से कम के लिए लोसो निकालेंगे यानी कि एलसीएम, और अधिक से अधिक समय कहेगा, अधिक से अधिक दूरी कहेगा, तो उसके लिए मोसो ज्ञात करना है यानी कि HCF। तो स्पष्ट है कि 18 और 12 यानी संख्या दी हुई थी, 18 और 12 समय दिया हुआ है, संख्या है, तो 18 और 12 इसका लोसो यानी कि इसका लोसो ज्ञात कर देंगे। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड, चलिए इसे शॉर्ट में ही कर लेते हैं, समझ गए हैं आप लोग अब। तो 2 गुना 3 पर पावर 2 हो जाएगा, 12 का आदि करेंगे 2 पर पावर 2 गुना 3, इसलिए एलसीएम इक्वल टू, तो 2 पर पावर 2 यानी कि हाईएस्ट, 2 मिल रहा है दोनों में, नहीं इसमें तो 2 3 लिखिए, 2 गुना 3 पर पावर 2, ऊपर वाले अंक को लिख दिए पहले इसको, इसमें उभयनिष्ठ नहीं लेना है, एलसीएम निकाल रहे हैं ना। तो 2 गुना 3 पर पावर 2 लिख चुके हैं। अब आइए निचला पार्ट में, 2 पर पावर 2 तो अधिकतम घात वाला लेना है, तो 2 कर दिए, 3 पर पावर 2 तो है ही अधिकतम, इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 चौक 36 मिनट, यही आंसर हो गया।